एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपके लिए लेकर आई हूं अपने आईपीसी सीरीज में अगला वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। अब जो नेक्स्ट ऑफेंस है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में, उसमें हम बात करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और ये भी देखेंगे कि ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से किस तरह से अलग है। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉयटी, जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनको ध्यान में रखो और उनके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, कैसे एक ऑफेंस दूसरे ऑफेंस से डिफर होता है, वो ध्यान में रखो। सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है। ये सेक्शन कहता है whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्ट की गई हो, इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी। ये जो पोर्शन है आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई हो, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी के ऊपर डोमिनियन हो और तब आप उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो या अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पार्ट होगा। और हमने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या देखा था कि वहां पर प्रॉपर्टी आपको दी नहीं जा रही है, खुद आपके पास इंटरेस्ट नहीं की जा रही है, आप उसको जो जिसके भी पोजेशन में है या जो उसका ओनर है उसके पोजेशन से आप उसको बाहर निकाल के ला रहे हो। Prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। अब आपको कोई प्रॉपर्टी किसी ने दी है, अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी ने दी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ काम उस पर करने के लिए या किसी न किसी रीजन से वो आपके पास वो प्रॉपर्टी आपको दी गई है, और तब उसको आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना कंप्लीट किए अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर लेते हो, तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करोगे। एक्सप्लेनेशन भी है सेक्शन में, तो एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड whether exempted under section 17 of the employees provident fund who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to a provident fund or family pension shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him. If he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of direction of law as aforesaid। एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो प्रोविडेंट फंड या पेंशन स्कीम किसी भी चीज में वो काम करता है और उसकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों के अकाउंट में प्रोविडेंट फंड या पेंशन क्रेडिट करे, और तब वो उस पेमेंट को क्रेडिट ना करके पेमेंट का डिफॉल्ट करता है और वो पैसे खुद के लिए रख लेता है, तो उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर लायबल मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 आपको बता रहा है कि कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो ये सारे जो पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये इस तरह के जितने फंड्स होते हैं उसमें एम्प्लॉयज तो अपने सैलरी से एक पोर्शन कंट्रीब्यूट करते ही हैं, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी उसमें इक्वल अमाउंट उस फंड में पे करते हैं फॉर द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर अगर उस फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और डिफॉल्ट कर रहा है तो उसे भी हम इस सेक्शन के अंदर में लायबल मानेंगे, ठीक है। अब इलस्ट्रेशंस देखते हैं। A being executed with the will of a deceased person dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use, A has committed criminal breach of trust। यहाँ पर A जो है वो विल का एग्जीक्यूटर है, ठीक है, और उसका ये काम है कि विल में जो लिखा गया है वो प्रॉपर्टी को उसके अकॉर्डिंगली जिसका जो बनता है वो उसे दे दे। बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो जो लॉ के अकॉर्डिंग विल में जो कुछ भी लिखा गया उसे ओबे ना करते हुए अपने यूज के लिए सारे फंड्स को रख ले रहा है, तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है। बी है ए इज अ वेयर हाउस कीपर Z going on a journey entrusts his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room। A एक warehouse का ओनर है और Z जो है वो एक जर्नी पे जा रहा है, तो अपने सारे फर्नीचर्स को वेयरहाउस में छोड़कर जा रहा है, और A की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब Z वेयरहाउस का जो भी चार्जेस है वो पे कर देता है तो A को सारे फर्नीचर को
रिटर्न कर देना है। लेकिन ए क्या कर रहा है, वो डिसऑनेस्टली सारे फर्नीचर सेल कर देता है। तो यहाँ पर ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है। तो यहाँ पर हमने अभी तक दो तरह के एग्जाम्पल्स देखे, एक जहां पर लॉ को डिसोबे किया गया है और लॉ को डिसोबे करके जिस तरह से फंड को एलोकेट करना था वो नहीं किया गया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। दूसरा हमने देखा जब एक कॉन्ट्रैक्ट था फर्नीचर के सेफ कीपिंग का, उस कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में ए ने फर्नीचर्स को सेफ कीपिंग करके रिटर्न करने की जगह पर उसे सेल कर दिया अपने यूज के लिए, तो यहां पर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट होता है। सी देखते हैं, ए रिसाइडिंग इन कैलकाटा इज एजेंट फॉर जेड रिसाइडिंग एट दिल्ली। ए कैलकाटा में रहता है, जेड का वो एजेंट है, जेड जो है वो दिल्ली में रहता है। There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z's direction. दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि Z जो भी पैसे A को भेजेगा वो A को इन्वेस्ट करना है, Z जिस तरह से डायरेक्शंस देगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, Z क्या करता है, Z remits a lakh of rupees to A, पैसे भेजता है A को ये डायरेक्शन देते हुए कि कंपनीज के पेपर में उसे इन्वेस्ट करना है। ए डिसऑनेस्टली डायरेक्शंस को डिसोबे करता है और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा देता है। तो यहाँ पर ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है। कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स। बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट विल बी मोर ऑफ फॉर जेड्स एडवांटेज टू होल्ड शेयर्स इन द बैंक ऑफ बंगाल disobeys their directions and buys shares in the Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper, here though Z should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A on account of that loss, yet A not having acted dishonestly has not committed criminal breach of trust. यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन है वो आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि A ने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो बैंक ऑफ बंगाल में अगर पैसे इन्वेस्ट करता है और Z ने क्या डायरेक्शन दिया था कि इसे कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी पेपर्स में इन्वेस्ट करो। तो कंपनी पेपर्स में इन्वेस्ट ना करके उसने बैंक ऑफ बंगाल में उस पैसों को इन्वेस्ट किया ताकि जेड को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। बट अब जेड को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, वो लॉस सफर करता है। तो इसके लिए जेड ए के अगेंस्ट में सिविल एक्शन कर सकता है बट क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। जो ए है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं किया था। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो इस सेक्शन का, इस ऑफेंस का एक बेसिक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है जो अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से और सारे भी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद पढ़कर समझ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फुलफिल होंगे तभी ये जो ऑफेंस है वो कमिट होगा और कोई जो अक्यूज है उसके लिए लायबल होगा। तो पहला है इंट्रस्टमेंट। सुरेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रीसेंट केस है 2017 का। इसमें कोर्ट ने कहा इंट्रस्टमेंट मींस हैंडलिंग ओवर द प्रॉपर्टी और गिविंग देम कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंट्रस्टमेंट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए देना या दूसरे को हैंड ओवर कर देना या इस तरह का कंट्रोल देना कि वो जो ओनर है उसके बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ कर सके। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द एसेंस ऑफ वर्ड इंट्रस्टमेंट इज अ मस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर ऑफेंस होना है तो उसके लिए इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन इज वेरी वाइड एज इट टेक्स सर्वेंट्स, क्लर्क्स, business partners or any other person who is capable of holding a position of trust under its ambit. अब आप जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसली ही किसी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करो, इम्प्लाइडली भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ऑथराइज हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अपने यूज के लिए उसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यही डिफरेंस है ऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को यूज करने में और किसी के प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने पर्पस के लिए कन्वर्ट कर लेने में। अब जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है सच इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन ट्रस्ट। तो रामास्वामी नाडर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा गया था दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द एसेंस ऑफ वर्ड इंटरेस्टमेंट इज अ मस्ट। ठीक है, देयर मस्ट बी एन इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, द डिफेंडेंट मस्ट गो थ्रू विद द ट्रस्ट एंड पोजेस द प्रॉपर्टी विद एन अथॉरिटी। जो भी अक्यूज है उसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के साथ दी गई थी
और उस प्रॉपर्टी को वो किसी ना किसी अथॉरिटी में पोजेस कर रहा था। अगर इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो। नेक्स्ट है डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। द डोमेन इज द सुपीरियर और द फुलेस्ट राइट ओवर गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी। द डोमेन इंक्लूड्स द राइट ओवर गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू यूज that property. It is a type of absolute and complete ownership over the property, but in certain circumstances, the government may seize the property with or without any permission. देखो यहाँ पर डोमिनियन ऑफ द प्रॉपर्टी ओवर द प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंट्रोल हो, पोजेशन हो, आप ओनर नहीं हो प्रॉपर्टी के, बट आप प्रॉपर्टी जो है वो आपके पोजेशन में है और आपके कंट्रोल में है कि आप उसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो? जो आपको जिसने इंटरेस्ट किया है प्रॉपर्टी, उसने जो डायरेक्शन दिया है उसी तरह से आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अगर उससे बाहर जाकर और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को आप अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर ले रहे हो, तो वहीं पर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर रहे हो। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। To make a person liable for an offense of criminal breach of trust, the essence of dishonest misappropriation as an essential ingredient is a must. ठीक है, ये dishonest misappropriation of property जो हमने previous वीडियो में देखा है वहां पर भी मस्ट है, ये इस सेक्शन का भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर जो भी होना चाहिए वो डिसऑनेस्टली होना चाहिए, ठीक है। और आईपीसी सेक्शन 24 के अंदर डिसऑनेस्टी को कैसे डिफाइन करता है? एज जनरेटिंग रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू अ पर्सन। आप किसी को रॉन्गफुली कोई लॉस कॉज कर रहे हो या खुद को रॉन्गफुली गेन कॉज कर रहे हो। मिसअप्रोप्रिएट मींस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू सैटिस्फाई वंस ओन ग्रीड। ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी को आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रीडीली उसको कन्वर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये एक क्रूशियल या फिर हम ये कहें बेसिक इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। मोहम्मद सुलेमान वर्सेस मोहम्मद आयूब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन 405 है आईपीसी का, रिक्वायर्स डूइंग समथिंग रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी इन अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटिंग और यूजिंग द प्रॉपर्टी टू सैटिस्फाई हिज ओन पर्पस और टू कैपिटलाइज इट for one's own use or dispose of the property that property is contrary to law that prescribes how to discharge such trust or in violation of any contract express or implied. The apex court also held that a mere dispute which is of civil nature does not attract provision of this section. अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि किस तरह से लॉफुली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना फॉलो करके आप उसको प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर ले रहे हो, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन होना जरूरी है, ये सारी चीजें तो हमने अभी तक देखी। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं पर सिविल नेचर का कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर आप जबरदस्ती किसी को भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए नहीं लायबल हेल्ड कर सकते, क्योंकि जब तक इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन होना, प्रॉपर्टी का इंट्रस्टमेंट होना, कंप्लीट इंट्रस्टमेंट होना और उसके बाद उसने आपने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट किया, ये सारी चीजें कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, तभी इस ऑफेंस के लिए कोई भी लायबल हो सकता है। सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पनिशमेंट जो है वो है डिस्क्रिप्शन for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Criminal breach of trust के थोड़े grave offenses हैं, जहां पर अगर प्रॉपर्टी किसी भी कैरियर को, वॉरफिंगर को या वेयरहाउस कीपर को इंट्रस्ट की गई है और वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा दैट मे एक्सटेंड टू 7 years एंड विथ फाइन। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क या सर्वेंट, ये और भी ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड कर सकता है टू 7 years विथ फाइन। जो सेक्शन 409 है वो और भी ग्रेव ऑफेंस के बारे में बात करता है, जहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसने कमिट किया है? किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने या बैंकर ने या मर्चेंट या उसके एजेंट ने। तो यहाँ पर अगर किसी प्रॉपर्टी को इंट्रस्ट की गई है या किसी प्रॉपर्टी का डोमिनियन इन कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट किसी को दिया गया है या बाय द बिजनेस ऑफ अ बैंकर दिया गया है, मर्चेंट दिया गया है, फैक्टर, ब्रोकर, अटर्नी या एजेंट, इन सारे लोगों के पास किसी भी प्रॉपर्टी का डोमिनियन या पोजेशन आता है, तब अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो वो लायबल होंगे फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो या तो इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है अगर इतना ग्रेव है, इतना सीरियस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर कोर्ट डिसाइड करेगी उन्हें 10 years तक का पनिशमेंट देने। अब हम देख लेते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच के डिफरेंस को
क्योंकि यही दो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम्स में भी इनके डिफरेंसेस को पूछा जाता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 403 डिफाइन करता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को, 405 डिफाइन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जो प्रॉपर्टी है वो ऑफेंडर के पोजेशन में नेचुरली ही आ जाती है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी का जो है वो प्रॉपर इंट्रस्टमेंट हो जो अक्यूज है उसके पास। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। कोई बाय लॉ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होता, उसे लॉ के हिसाब से एग्जीक्यूट करने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी होता है और ये ऑफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे जो डायरेक्शन दिए गए हैं या फिर लॉफुली जो उसे करना चाहिए था उस प्रॉपर्टी के साथ वो वही करे। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जो सब्जेक्ट मैटर है क्राइम का या ऑफेंस का वो हमेशा मूवेबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों तरीके की हो सकती है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया जाता है बाय द ऑफेंडर फॉर इट्स ओन यूज। और यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी यही चीज है, बट यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस हो जाता है वो ये है कि पहले उसे प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की जाती है और उसके बाद वो लॉफुल डायरेक्शंस को फॉलो करने की जगह पर उसको अपने यूज के लिए वो रख लेता है या उसे बेच देता है या डिस्पोज ऑफ कर देता है, ठीक है। तो यही सारे बेसिक सिंपल डिफरेंसेस हैं दोनों तरह के ऑफेंस के बारे में। अब आप यहाँ पर देखो, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, ठीक है। पनिशमेंट भी आप ने देखा है कि बहुत ज्यादा ग्रेव नहीं है, 2 ईयर 3 ईयर्स इस तरह से इनका पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सारी चीजें बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर कमिट करते हैं, ये रिकॉग्नाइज किए बिना या अनअवेयर तरीके से कि वो कोई ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद भी अवेयर रहो और अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर रखो कि आपकी जो हैबिचुअल आप जो ऑफेंस कमिट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके बारे में आप प्लीज अवेयर हो जाओ और ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे आपको जेल जाना पड़े, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अभी तक हमने जितने भी ऑफेंसेस कवर किए हैं इन रिलेशन टू क्राइम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी आप फिर से डिस्कस करना चाहते हो या फिर से जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।